हाँ जी। सो बेसिकली हमारा जो तीसरा टेस्ट हुआ था कॉस्टिंग का जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स चैप्टर का, आइए एक बारी फटाफट से उस टेस्ट को डिस्कस कर लेते हैं। सारे आंसर्स एक बारी डिस्कस कर लेते हैं, क्या था उसमें क्या नहीं। चलिए। सो ये था आपका टेस्ट जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स का। अच्छा, टेस्ट का लिंक अगर किसी को नहीं भी मिला है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा टेस्ट का लिंक भी, अगर किसी को चाहिए होगा। सो बेसिकली पहला क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1। A factory is engaged in the production of chemical Bomex, and in the course of its manufacture, a byproduct Chromex is produced, which after further processing has a commercial value. For the month of April 2019, the following are the summarized cost data. So basically यहां तक का डेटा, क्वेश्चन नंबर 1, यहां तक का डेटा आपके पास क्या था इस क्वेश्चन में। एक कंपनी है, कुछ यहां पे रॉ मटेरियल डालती होगी, इस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करती होगी, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर एक प्रोडक्ट आता है बोमेक्स और एक प्रोडक्ट आता है क्रोमेक्स। ये जो प्रोडक्ट क्रोमेक्स है ये एक बाय प्रोडक्ट है, और ये जो बोमेक्स है ये एक मेन प्रोडक्ट है। क्रोमेक्स नाम के बाय प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेसिंग के बाद ही बेचा जा सकता है, और फर्दर प्रोसेसिंग के बाद भी ये क्रोमेक्स ही बना रहता है। कुछ रिफाइनमेंट होती होगी फर्दर प्रोसेसिंग में, और फिर ये प्रोडक्ट बिक सकता है। कहां से पता चला फर्दर प्रोसेसिंग होगी? क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है एंड बाय प्रोडक्ट क्रोमेक्स इज प्रोड्यूस्ड विच आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग हैज अ कमर्शियल वैल्यू, तभी बिक सकता है वो। अब आपको डेटा दिया हुआ है, जॉइंट एक्सपेंसेस का डेटा, मतलब जॉइंट कॉस्ट का डेटा दिया हुआ है ये आपको। मटेरियल का खर्चा 1 लाख, यहां पे 1 लाख रुपए मटेरियल का खर्चा लगता है। लेबर का खर्चा 50,000 रुपए, ओवरहेड्स का खर्चा 30,000 रुपए। तो यहां पे एक लेबर का खर्चा लगता है 50,000 और एक ओवरहेड्स का खर्चा लगता है 30,000। उसके बाद ये तो आपकी क्या हो गई, जॉइंट कॉस्ट। उसके बाद सेपरेट एक्सपेंसेस, मतलब ये आपकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दे रखी है। बोमेक्स को भी फर्दर प्रोसेस किया जाता है, तो दोनों ही प्रोडक्ट्स को फर्दर प्रोसेस किया जा रहा है। ये भी यहां पे फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बोमेक्स ही बन जाता है। बोमेक्स को फर्दर प्रोसेस करने में 6,000, 20,000 और 10,000 ये खर्चा आता है। तो टोटल एक तरह से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 36,000 हो गई। कंबाइंड करके यहां पे लिख देता हूं। इसी तरीके से क्रोमेक्स की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 4,000 प्लस 18,000 22,000 प्लस 6,000 28,000। तो इसकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट यहां पे 28,000 हो गई। यही आएगा ना? हाँ। उसके बाद सेलिंग प्राइस पर यूनिट, दोनों की आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग सेलिंग प्राइस दे रखी है। बोमेक्स 100 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बिक सकता है और क्रोमेक्स 40 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बिक सकता है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ सेल ऑफ क्रोमेक्स, क्रोमेक्स का यहां पे पर यूनिट का प्रॉफिट दे रखा है आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। तो यहां पे जब ये 40 रुपए का बिकता है तो बेचने पर प्रॉफिट आता है 5 रुपए पर यूनिट। ठीक है जी। उसके बाद नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, दोनों प्रोडक्ट्स की 2000 यूनिट्स बनती हैं आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। बस यही डेटा है आपके पास, और कोई डेटा है नहीं क्वेश्चन का। बाय द वे, अगर यहां पर आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 2000 यूनिट्स बनती हैं और फर्दर प्रोसेसिंग में इस बात का कोई डेटा क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ कि कोई नुकसान होता है फर्दर प्रोसेसिंग में, तो हम ऐसा मान लेंगे कि यही यूनिट्स फिर स्प्लिट ऑफ पर हैं दोनों ही प्रोडक्ट्स की। ठीक है, या तो क्वेश्चन मेरे को फर्दर प्रोसेसिंग में कुछ लॉस का डेटा देता जिसके बेसिस पर उसको एडजस्ट करके मैं स्प्लिट ऑफ की यूनिट्स निकालता, नहीं दे रखा तो हम सेम मान लेते हैं। द फैक्ट्री यूजेस नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड फॉर अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट टू बाय प्रोडक्ट्स। ये ना भी बोलता, हमें एस्टिमेटेड एनआरवी ही निकालनी पड़ती, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा है, बाय प्रोडक्ट की जॉइंट कॉस्ट जो बाय प्रोडक्ट की स्प्लिट ऑफ पर सेल्स वैल्यू। अब इस क्वेश्चन में बाय प्रोडक्ट की स्प्लिट ऑफ पर कोई सेल्स वैल्यू दे नहीं रखी, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद की दे रखी है, तो हमें एस्टिमेटेड एनआरवी निकालनी पड़ेगी कि अगर ये प्रोडक्ट स्प्लिट ऑफ पर बिकता तो कितने का बिकता। आपसे मांगा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, जॉइंट कॉस्ट एलोकेबल टू क्रोमेक्स। एक तरह से कितनी जॉइंट कॉस्ट क्रोमेक्स में एलोकेट होगी, मतलब जितनी क्रोमेक्स की स्प्लिट ऑफ पर
सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, जितनी इसकी स्प्लिट ऑफ पर सेल वैल्यू होगी उतनी इसकी जॉइंट कॉस्ट। सेल वैल्यू स्प्लिट ऑफ की दे नहीं रखी, हम क्या निकालेंगे, एस्टिमेटेड एनआरवी। तो इस प्रोडक्ट की जितनी एस्टिमेटेड एनआरवी आएगी उतनी ही इसकी जॉइंट कॉस्ट। तो बेसिकली एक तरह से आपको फर्स्ट पार्ट में क्रोमेक्स की एस्टिमेटेड एनआरवी निकालनी है, एज सिंपल एज दैट। आइए, तो मेन प्रेजेंटेशन यहां से शुरू हो रही है। स्टेटमेंट ऑफ एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट टू क्रोमेक्स, ब्रैकेट में लिख दिया एस्टिमेटेड एनआरवी। पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब सबसे पहले तो फाइनल सेल्स वैल्यू, फाइनल सेल्स वैल्यू आपको दे रखी है, हमने अभी डेटा बनाया। 2000 यूनिट्स 40 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बिक सकती हैं, तो ये आपकी फाइनल सेल्स वैल्यू आ जाएगी 2000 यूनिट्स इंटू 40, ये आ जाएगी 80,000 माइनस प्रॉफिट। प्रॉफिट माइनस होता है, उसके बाद फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, एक तरह से रिवर्स जा रहे हैं। स्प्लिट ऑफ से फर्दर प्रोसेसिंग के बाद तक आने के लिए जो जो चीजें ऐड करी थी वो अब माइनस हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगा। तो 5 रुपए पर यूनिट का प्रॉफिट था, 2000 इंटू 5 10,000 का, तो प्रॉफिट माइनस हो जाएगा, माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट थी इस प्रोडक्ट की 28,000। अगर क्वेश्चन में सेलिंग एक्सपेंसेस दिए होते तो वो भी माइनस कर देते, जबकि दिए नहीं हुए, बस यही आपके पास एस्टिमेटेड एनआरवी और जॉइंट कॉस्ट ऑफ क्रोमेक्स, ये आपके पास आ जाएगी। ये कितना आता है, 80,000 माइनस 10,000 माइनस 28,000, 42,000। तो टोटल जॉइंट कॉस्ट में से 42,000 की जॉइंट कॉस्ट क्रोमेक्स में अपोर्शन हो जाएगी। आई होप आप सबको समझ आ गया। चलिए, ये हो गया इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। उसके बाद सेकेंड पार्ट में आपसे मांगा है प्रोडक्ट वाइज एंड ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फैक्ट्री फॉर अप्रैल 2019। प्रोडक्ट वाइज और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है। तो सेकेंड पार्ट आसान है बिल्कुल, ये भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। बॉमेक्स प्रोडक्ट वाइज भी बनाना है, क्रोमेक्स और टोटल भी बनाना है। आप टोटल का कॉलम बनाना नहीं चाहते, आप अलग से बॉमेक्स और क्रोमेक्स का इंडिविजुअल प्रॉफिट निकाल के उनका सबमिशन लगा के करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं उसमें। तो सबसे पहले तो फाइनल सेल्स वैल्यू बॉमेक्स की 2000 यूनिट्स फर्दर प्रोसेसिंग के बाद 100 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बिक रही थी। 2000 इंटू 100, ये आ जाएगा 2 लाख। क्रोमेक्स की फाइनल सेल्स वैल्यू, इसकी एस्टिमेटेड एनआरवी निकालते हुए हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं फर्स्ट पार्ट के लिए 80,000, और इसका टोटल करके हमने यहां पे लिख दिया 2,80,000 माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। बॉमेक्स की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट टोटल हमने निकाली थी 36,000, तीनों मटेरियल लेबर ओवरहेड्स का एडिशन करके, और क्रोमेक्स की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट थी 28,000। इसका टोटल 64,000 माइनस जॉइंट कॉस्ट। क्रोमेक्स में जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन कर दी थी हमने 42,000 फर्स्ट पार्ट के लिए,
तो इतना तो क्रॉमेक्स में आ जाएगा। टोटल जॉइंट कॉस्ट थी 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 30,000, तो ये टोटल जॉइंट कॉस्ट आएगी 1,80,000। आउट ऑफ टोटल जॉइंट कॉस्ट 1,80,000, 42,000 क्रॉमेक्स में अपोर्शन कर दी, तो बाकी बॉमेक्स में आ जाएगी। ये आ जाएगा 1,38,000 और टोटल वही 1,80,000 की जॉइंट कॉस्ट। बस आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। बॉमेक्स का 2 लाख माइनस 36,000 माइनस 1,38,000, 26,000 और क्रॉमेक्स का 80,000 माइनस 28,000 माइनस 42,000, 10,000 और टोटल 2,80,000 माइनस 64,000 माइनस 1,80,000, 36,000। अब आपको समझ आ गया, ये सारा क्लियर हो गया। चलिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब बड़ी सिंपल सी बात है, फर्स्ट पार्ट 5 नंबर का ये क्वेश्चन था, इसमें जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन करनी थी। ये आपका एक तरह से 2 नंबर का पार्ट हो जाएगा, और जो ये सेकंड पार्ट था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, ये एक तरह से पूरा आपका 3 नंबर का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंगली आप अपने आप को इवेलुएट कर सकते हैं। कॉस्टिंग का बाय द वे ये जो क्वेश्चन था, ये आपका जो लास्ट अटेम्प्ट था नवंबर 19 अटेम्प्ट, उसका एग्जाम का क्वेश्चन है। ये 10 नंबर का आया था पेपर में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से। देखते हैं क्या था ये क्वेश्चन। द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ अ केमिकल मिक्सचर इज एज फॉलोज: 60% ऑफ मटीरियल ए 50 पर केजी के हिसाब से, 40% ऑफ मटीरियल बी 60 पर केजी के हिसाब से। तो आपको स्टैंडर्ड मिक्स दे दिया है, स्टैंडर्ड की यूनिट्स नहीं बताई हैं। A standard loss of 25% on output is expected in production. तो ये standard loss की परसेंटेज आपको दे दी। The cost records for a period has shown the following usage. आपको अगर क्वेश्चन को देखते ही ध्यान में आ रहा हो, हमारी बुक का ये क्वेश्चन नंबर 1 है जो हमने अपना कोर्स कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल सेम एज इट इज हमारी बुक वाला है ये, और बस फर्क इतना है, बुक में जो हमारे क्वेश्चन था उसमें 3 तरीके के मटेरियल थे, ए, बी और सी। उसकी परसेंटेज आपको 3 की दे रखी थी, यहां पे 2 मटेरियल हैं। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, बुक में जो क्वेश्चन था 25% ऑफ इनपुट लिखा हुआ था वहां पर, और पेपर में जब ये क्वेश्चन आया तो 25% ऑफ आउटपुट आया। कहने का मतलब है बिल्कुल हमारी बुक जैसा क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, लेकिन जैसे मैंने आपको क्लासेस में भी कई बार बताया, एग्जाम में बस एक छोटे से पॉइंट से क्वेश्चन ट्वीक करता है, और जिसने रटा होगा वो एज इट इज जैसा क्लास में किया है वो कराएगा। जो कॉन्सेप्चुअली ढंग से क्वेश्चन को पढ़ के करेगा वो इस बात को नोटिस कर लेगा कि यहां पे आउटपुट लिखा हुआ है। समझ आया? आगे पढ़ते हैं अब। बाकी क्वेश्चन सर बिल्कुल सेम है हमारी बुक वाला। एक्चुअल यूसेज आपको दे रखी है। एक्चुअली में 540 केजी मटेरियल ए की लगी, 260 केजी मटेरियल बी की लगी, और क्या क्या रेट था वो आपको दे रखा है। द क्वांटिटी प्रोसेस्ड वाज 680 किलोग्राम ऑफ गुड आउटपुट। एक्चुअली में 680 केजी का आउटपुट बना है। इस डेटा के हिसाब से आपसे ये मटेरियल के सारे वेरिएंसेस मांगे हैं। तो सर सबसे पहले डेटा फॉर मटेरियल वेरिएंसेस बनाएंगे, वो बन गया तो आपका 90% काम तो क्वेश्चन का खत्म है। आइए, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन 1 है ये। डेटा फॉर मटेरियल वेरिएंसेस। ठीक है ना, पहले तो ये डेटा बना लेते हैं इसका। तो यहां पे स्टैंडर्ड आ जाएगा, यहां पे एक्चुअल आ जाएगा। अच्छा, एक्चुअल डेटा 680 यूनिट्स, यहां पे हम फिनिश्ड गुड्स की यूनिट्स लिखते हैं, और इसी तरीके से इसको कंपेयर करने के लिए जो स्टैंडर्ड बनेगा वो भी 680 यूनिट्स की फिनिश्ड गुड्स के हिसाब से बनेगा, कि अगर 600 यूनिट्स बनाने का बजट बनाया होता तो कितना कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम करने के लिए बोलते। ठीक है ना। तो हमारे पास यहां पे क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ऐसे ही यहां पे क्वांटिटी, रेट, अमाउंट आ जाएगा, और यहां पे मटेरियल ए और मटेरियल बी, ऐसे ही यहां पे मटेरियल ए और मटेरियल बी शो कर देंगे। ठीक है।
पहले एक्चुअल डेटा आपको एज इट इज क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहले वो पुट कर देते हैं डेटा में। 540 kg ए की लगी, रेट था 60 पर केजी के हिसाब से। इसी तरीके से 260 kg बी की लगी, रेट था 50। 260 और 50 ये अमाउंट आ जाएंगे आपके पास 540 इंटू 60 32,400, और इसी तरीके से 260 मल्टीप्लाई बाय 50 13,000। ठीक है जी। अब सर स्टैंडर्ड डेटा फिल आउट करना है, वर्किंग नोट। क्वेश्चन ने कहा अ स्टैंडर्ड लॉस ऑफ 25% ऑन आउटपुट इज एक्सपेक्टेड। मतलब सर यहां पे कुछ इनपुट लगाते होंगे, उस इनपुट को प्रोसेस करते होंगे, और प्रोसेसिंग के बाद यहां पे आउटपुट बनता होगा। और ये जो आउटपुट आया ये आपको क्वेश्चन में 680 kg दे रखा है, जो कि आपका एक्चुअल आउटपुट है। ठीक है जी। अच्छा, यहां पर इस आउटपुट के इस इनपुट को प्रोसेस करने के दौरान 25% का स्टैंडर्ड लॉस क्वेश्चन ने बोला हुआ है। ठीक है जी। और ये जो स्टैंडर्ड लॉस है ये किस पर है? 25% ऑन आउटपुट। तो सर सीधा सीधा 680 का 25% कर दो, जैसे क्लास में हमने किया था। क्लास वाला जो क्वेश्चन था वहां पे परसेंटेज ऑन इनपुट दे रखा था, तो जो रिजल्टेंट परसेंटेज बच रही थी वो आउटपुट की बच रही थी। जैसे 20% था तो 80% का आउटपुट बच रहा था, ग्रॉसअप करके हमने इनपुट निकाला था। यहां पर तो सीधा सीधा बोला है 25% आउटपुट का है, तो सर 680 आउटपुट है, उसका 25% स्टैंडर्ड लॉस जो कि 170 आया, मतलब यहां पे 170 kg का लॉस हुआ। मैंने सीधा सीधा 680 का 25% किया है। अच्छा, मैं इसके नीचे स्पेसिफाई भी कर देता हूं, 680 आउटपुट का 25% किया है। ये 170 आपके पास लॉस आ गया, आउटपुट 680, तो सर इनपुट कितना होगा? फिर बड़ी सिंपल सी बात है, 680 प्लस 170, मतलब आपके पास जो ये टोटल इनपुट होगा वो 850 होगा। ये जो इनपुट आया है ये इनपुट क्या आया है? मैं लिखता हूं इसको, ये आपके पास डायरेक्टली स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट आया है। सर कैसे? आपने एक्चुअल आउटपुट पर जो कि 680 था उस पे स्टैंडर्ड लॉस की परसेंटेज 25% निकाल के ये कंप्यूट किया है, तो ये स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट आ गया। सर ये जो 850 का इनपुट है ये तो टोटल है ए और बी को मिलाकर, क्योंकि जो आउटपुट बना 680 kg का वो ए और बी दो तरीकों के रॉ मटेरियल को मिक्स करके बना है। तो सर जो आउटपुट है 680 kg का उसमें दोनों रॉ मटेरियल रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो उस आउटपुट की हेल्प से जो आपने इनपुट निकाला होगा उसमें भी दोनों इनपुट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ए और बी। तो ये टोटल आया है 850। तो आपके पास एक तरह से इसका टोटल आ गया 850। आई होप आपको समझ आ रहा है ये सारा। अच्छा, उसके बाद अब परसेंटेज आपको दे रखी थी, स्टैंडर्ड इनपुट की परसेंटेज ए 60% है और बी 40% है। इसको बांट देंगे इस रेशो में, 850 का 60% 510 और 850 का 40% 340। ये ए और बी सीधा सीधा आपके पास स्टैंडर्ड आ गया। रेट आपको स्टैंडर्ड का दे रखा है 50 और 60, तो सर इसका भी अमाउंट आ जाएगा आपके पास 20,400 और 510 इंटू 60 30,600। अच्छा, मटेरियल यूसेज, मटेरियल कॉस्ट और मटेरियल प्राइस वेरिएंस तो सर यहां से आ जाएगा। एक चीज और बनानी पड़ेगी इसके बाद, मटेरियल यील्ड वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकालने के लिए रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी और निकालनी पड़ेगी, रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी। अब रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी कैसे निकालते हैं? टोटल तो उठा लेते हैं एक्चुअल क्वांटिटी का एज इट इज। सर एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल क्या था? 540 प्लस 260 800, तो टोटल तो उठा लेंगे एक्चुअल वाला ही 800।
सेम पिक करते हैं, लेकिन इस 800 को अब रेशो में बांट देंगे बजट की। किस रेशो में? रेशो ऑफ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड बोल लूं या बजट बोल लूं, क्या रेशो? 60% एंड 40%। इन रेशोज में ए और बी में बांट देंगे। कहने का मतलब है कि अगर एक्चुअली में 800 यूनिट्स का ही मटेरियल लगा वो तो ठीक है, लेकिन जो स्टैंडर्ड रेशो बता रखी थी अगर उस रेशो में लगाते तो कितना लगता एक्चुअली, लेकिन स्टैंडर्ड की 60 और 40% की रेशो में लगता तो कितना? 480 और माइनस 800, ये आ जाएगा 320। तो ये सर आपके पास रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी आ गई। अब फॉर्मूले सिंपल से हैं। सबसे पहले मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर को बोला जा रहा है भैया आपको कहा था 510 केजी कंज्यूम करनी है, समझ आ रहा है? स्टैंडर्ड आपने एक्चुअल केजी 540 केजी कंज्यूम कर ली, मल्टीप्लाई बाय रेट के लिए आप जिम्मेदार नहीं हो 50, ऐसे ही बी का कर लेंगे। उसके बाद मटेरियल प्राइस वेरिएंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? सर परचेज मैनेजर। परचेज मैनेजर को बुला के कह रहे हैं भैया तुमको कहा था 50 रुपए पर केजी के हिसाब से मटेरियल खरीदना है, तुमने एक्चुअली में 60 रुपए पर केजी के हिसाब से मटेरियल खरीद लिया। 50 माइनस 60 मतलब स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, मल्टीप्लाई बाय तुम सभी एक्चुअल क्वांटिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जो तुमने एक्चुअली में खरीदी है। एक्चुअली में 540 कंज्यूम हुई है वो खरीदी होंगी, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। ठीक है। उसके बाद मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मिक्स का मतलब रेशो। सर जो रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल है 800 और एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल है 800, मतलब रिवाइज्ड एक्चुअल और एक्चुअल की क्वांटिटीज में तो कोई डिफरेंस नहीं है। इन दोनों में जो भी डिफरेंस है रिवाइज्ड एक्चुअल और एक्चुअल में, किस बात का डिफरेंस है? मिक्स का डिफरेंस है। क्योंकि रिवाइज्ड एक्चुअल की रेशो हमने स्टैंडर्ड वाली लगाई है कि अगर एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेशो में कंज्यूम होती तो कितनी, और एक्चुअल की रेशो एक्चुअल वाली है। तो रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी 480 केजी, ए के रेफरेंस से बात कर रहा हूं, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 540 केजी, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट 50, ये आपका मटेरियल मिक्स वेरिएंस हो जाएगा। मटेरियल यील्ड वेरिएंस। सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी, सॉरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी और रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी। अब स्टैंडर्ड और रिवाइज्ड एक्चुअल की रेशो सेम है, स्टैंडर्ड की भी 60-40, रिवाइज्ड एक्चुअल की भी 60-40। तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल में मिक्स का कोई वेरिएंस नहीं है, जो भी वेरिएंस है वो क्वांटिटी का वेरिएंस है, यील्ड का वेरिएंस है। तो स्टैंडर्ड माइनस रिवाइज्ड एक्चुअल इनटू स्टैंडर्ड रेट आपका मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ये सारे लॉजिक मैंने अभी आपको रिवाइज करवा दिए एक तरह से, वैसे क्लास में हमने सीखे हुए हैं। आइए फटाफट से तो अब वेरिएंसेस निकाल लेते हैं। एक तो सर क्वेश्चन ने आपसे मटेरियल प्राइस वेरिएंस पूछा हुआ था, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। पहले तो इसका फॉर्मूला भूल भी जाएं लॉजिक से याद करिए। प्राइस वेरिएंस के लिए कौन जिम्मेदार? परचेज मैनेजर। परचेज मैनेजर को कह रहे हैं तुमको स्टैंडर्ड रेट में खरीदना था, तुमने एक्चुअल रेट में खरीद लिया, मल्टीप्लाई बाय तुम एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड के लिए जिम्मेदार हो, ए का और बी का। तो स्टैंडर्ड रेट ए का था 50 माइनस 60, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड 540। इसी तरीके से बी का स्टैंडर्ड रेट 60, एक्चुअल रेट 50, 60 माइनस 50 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम 260। आपके पास मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस आ जाएंगे रिस्पेक्टिवली 50 माइनस 60 मल्टीप्लाई बाय 540, 5400 एडवर्स, और इसी तरीके से 60 माइनस 50 इंटू 260, 2600 फेवरेबल। तो ये नेट आ जाएगा आपके पास 2800 एडवर्स। ठीक है जी। फिर आपसे मांगा है मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अच्छा, मटेरियल यूसेज वेरिएंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर को बोल रहे हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी लगानी थी, तुमने एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम कर ली, रेट के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, तो मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। ठीक है ना, ए और बी। ए की स्टैंडर्ड क्वांटिटी 510 माइनस 540 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट था इसका 50। ऐसे बी की स्टैंडर्ड क्वांटिटी 340 माइनस 260 इंटू इसका स्टैंडर्ड रेट था 60। आपके पास मटेरियल यूसेज वेरिएंस आ जाएंगे 510
माइनस 540 मल्टीप्लाई बाय 50, ये आ जाएगा 1500 एडवर्स। 340 माइनस 260 मल्टीप्लाई बाय 60, ये आ जाएगा 4800 फेवरेबल। नेट आ जाएगा आपके पास 3300 फेवरेबल। बाय द वे यहां से मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस तो आप निकाल ही लोगे, उसमें तो कुछ है नहीं। अच्छा, इसके बाद आपसे क्वेश्चन ने मटेरियल यील्ड और मटेरियल मिक्स भी मांगा था। मटेरियल यील्ड वेरिएंस। अब मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी। इन दोनों में रेशो का कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी को हमने स्टैंडर्ड की रेशो में ही बांटा था। जो भी डिफरेंस है यूनिट्स का डिफरेंस है, यील्ड का डिफरेंस है, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, ए और बी। तो ए की स्टैंडर्ड क्वांटिटी 510 माइनस 480 इंटू रेट स्टैंडर्ड ही लेना है 50। ऐसे ही बी की स्टैंडर्ड क्वांटिटी टेबल में 30 माइनस रिवाइज्ड एक्चुअल 320, रेट स्टैंडर्ड जो कि था 60। आपके पास दोनों का इंडिविजुअली मटेरियल यील्ड वेरिएंस आ जाएगा। 510 माइनस 480 मल्टीप्लाई बाय 50, 1500 फेवरेबल। 340 माइनस 320 मल्टीप्लाई बाय 60, 1200 फेवरेबल। तो ये टोटल आ गया 2700 फेवरेबल आपका मटेरियल यील्ड वेरिएंस। लास्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस। अब मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला, रिवाइज्ड एक्चुअल और एक्चुअल के बीच में मिक्स का डिफरेंस है, क्योंकि इनकी टोटल यूनिट्स तो सेम थी। रिवाइज्ड एक्चुअल की यूनिट्स हमने बल्कि एक्चुअल वाली यूनिट्स उठाई थी, जो भी डिफरेंस है वो रेशो का है। तो फॉर्मूला बना रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, रेट स्टैंडर्ड ही लेना है, ए और बी। रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी है आपके पास 480 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी है ए की 540, रेट स्टैंडर्ड ही 60। इसी तरीके से बी की रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी है 320 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी है बी की 260, मल्टीप्लाई बाय रेट स्टैंडर्ड ही लेना है, जो कि है, एक मिनट, स्टैंडर्ड रेट मैंने उल्टा लिख दिया क्या? ये 50 है यहां पे, सॉरी, और यहां पे 60। चेक कर लेते हैं एक बारी। हां ठीक, बस अब आपके पास मटेरियल मिक्स वेरिएंस भी आ जाएगा। 480 माइनस 540 मल्टीप्लाई बाय 50, 3000 एडवर्स। 320 माइनस 260 मल्टीप्लाई बाय 60, 3600 फेवरेबल। तो ये नेट आ जाएगा आपके पास 600 फेवरेबल। एंड दिस इज इट। आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, अ कंपनी प्रोड्यूसेस टू जॉइंट प्रोडक्ट्स X and Y from the same basic material. The processing is completed in 3 departments. Material are mixed in department 1. At the end of this process, X and Y get separated. तो यहां तक का डेटा क्या है? आप यहां पर कुछ रॉ मटेरियल डालते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, स्प्लिट ऑफ पर 2 प्रोडक्ट्स आते हैं, एक X और एक Y। ये सारा काम डिपार्टमेंट 1 में होता है। तो डिपार्टमेंट 1 का जो भी खर्चा होगा वो आपकी जॉइंट कॉस्ट बनेगी। आगे, आफ्टर सेपरेशन X इज कंप्लीटेड इन डिपार्टमेंट 2 एंड Y इज फिनिश्ड इन डिपार्टमेंट 3। मतलब दोनों प्रोडक्ट्स को फर्दर प्रोसेस किया जा रहा है। X को फर्दर प्रोसेसिंग का काम, ये फर्दर प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, X को फर्दर प्रोसेस करने का काम डिपार्टमेंट 2 में होता है और Y को फर्दर प्रोसेस करने का काम डिपार्टमेंट 3 में होता है। आगे, ड्यूरिंग द पीरियड 2 लाख kg ऑफ रॉ मटेरियल वर प्रोसेस्ड इन डिपार्टमेंट 1 एट अ कॉस्ट ऑफ 8,75,000। तो डिपार्टमेंट 1 में यहां पर
2,00,000 kg का रॉ मटेरियल डाला जाता है 8,75,000 का। उसके बाद एंड द रिजल्टेंट 60% बिकम एक्स एंड 30% बिकम वाई एंड 10% नॉर्मली लॉस्ट इन प्रोसेसिंग। सो बेसिकली डिपार्टमेंट 1 में इस प्रोसेसिंग के दौरान यहां पे 10% का नुकसान होता है, एक्स बनता है 60%, सॉरी तो फर्दर प्रोसेसिंग वाली बात हो जाएगी ना, एक्स बनता है यहां पे 60% और वाई बनता है यहां पे 30%। तो अकॉर्डिंगली आपके पास यूनिट्स आ जाएंगी। 2,00,000 kg का रॉ मटेरियल डाला गया, 2,00,000 का 10%, 20,000 तो सर यहां पे खराब हो गया। उसके बाद 2,00,000 का 60%, 2,00,000 का 60% आ जाएगा 1,20,000। तो एक्स की स्प्लिट ऑफ पर यूनिट्स कितनी बनी? 1,20,000। और 2,00,000 का 30% आ जाएगा 60,000। तो वाई की स्प्लिट ऑफ पर यूनिट्स कितनी बनी? 60,000। अगर तीनों का सबमिशन लगाएं, 20,000 खराब हुआ, 1,20,000 एक्स बना, टोटल 1,40,000 प्लस 60,000 वाई बना 2,00,000, टोटल हो गया रिकंसाइल। आगे इन डिपार्टमेंट 2 जहां पे एक्स को फर्दर प्रोसेस किया जा रहा था, 1/6 ऑफ द क्वांटिटी रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 इज लॉस्ट इन प्रोसेसिंग। सो डिपार्टमेंट 1 से एक्स मिला, डिपार्टमेंट 2 की बात कर रहे हैं, डिपार्टमेंट 1 से एक्स आया, उसको डिपार्टमेंट 2 में भेजा गया। जितना इनपुट डिपार्टमेंट 1 से डिपार्टमेंट 2 में डाला गया, ये इनपुट है, कितना इनपुट डाला गया होगा? पूरा का पूरा 1,20,000। इसका यहां पर लॉस हुआ 1/6, मतलब 1,20,000 डिवाइडेड बाय 6। यहां पर डिपार्टमेंट 1 में लॉस होता है कितना? 20,000। मतलब फर्दर प्रोसेसिंग के बाद एक्स कितना बन के बाहर आता है? 1,00,000। ये एक्स की प्रोडक्शन की यूनिट्स है आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। उसके बाद X is further processed in department 2 at a cost of 1,80,000। X को फर्दर प्रोसेस जो यहां पे किया जा रहा है, इसके लिए कॉस्ट 1,80,000। अच्छा, ये जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है 1,80,000, ये कितने इनपुट को प्रोसेस करने पर आ रही है? सर इनपुट तो पूरा ही डाला गया था ना, 1,20,000 पूरे इनपुट को प्रोसेस करने पर। मैं पूछूं 1,80,000 की जो फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट है, ये कितने आउटपुट पर है? सर पूरा 1,00,000 यूनिट्स का आउटपुट बना है इतना खर्चा करने पे। आगे इन डिपार्टमेंट 3 जिसमें वाई को फर्दर प्रोसेस किया जा रहा था, फर्दर न्यू मटेरियल एडेड टू द मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 एंड वेट मिक्सचर इज डबल्ड। There is no quantity lost in department and further processing cost is 1,50,000। So basically यहां पे बोल रहा है डिपार्टमेंट 3 में जहां पे Y को फर्दर प्रोसेस किया जा रहा था, डिपार्टमेंट 3 में एक तो इनपुट आया जो Y का खुद का स्प्लिट ऑफ पर बना था, उसमें डिपार्टमेंट 3 का अपना मटेरियल डाला गया, इस तरीके से डाला गया कि फर्दर प्रोसेसिंग के बाद Y की यूनिट्स डबल हो गई और कितनी बन गई? 1,20,000। ये तो हो गया डबलिंग इफेक्ट यूनिट्स का, क्वेश्चन ने बोल रखा था। फिर क्वेश्चन ने बोला डिपार्टमेंट 3 में कोई लॉस नहीं है, बल्कि यूनिट्स डबल हो रही हैं और फर्दर प्रोसेसिंग का यहां पे खर्चा कितना आया? ये क्वेश्चन ने बोला 1,50,000 का। ठीक है जी। आगे द डिटेल्स ऑफ सेल्स ड्यूरिंग द ईयर। जब फर्दर प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो जो भी ये सेल्स का डेटा दे रखा है, ये आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग दे रखा है। एक्स की यूनिट्स बिकती हैं 90,000, तो ये डेटा आपको सेल्स का दे रखा है। एक्स की यूनिट्स यहां पे बिकती हैं 90,000, वाई की बिकती हैं 1,15,000। तो एक्स की बनी है 1,00,000, बिकी है 90,000, वाई की बनी है 1,20,000, बिकी है 1,15,000। पर यूनिट की सेलिंग प्राइस 10 रुपए एंड 4 रुपए रिस्पेक्टिवली आपको दे रखी है। समझ आ गया? अच्छा, ऑब्वियसली यहां से एक बात का एनालिसिस तो हम लगा ही सकते हैं कि इसका क्लोजिंग स्टॉक यहां पे बचा होगा। कितना बचा होगा? 10,000। और जो ये वाई है इसका भी यहां पर क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा। कितना बचा होगा? 5,000।
ठीक है। ऑल्दो इसका एज सच क्या यूज होगा वो बाद में देखेंगे, ये मैं इसलिए बता रहा हूं जैसे क्वेश्चन में लाइन होती है देयर वर नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, यहां पे ये लाइन नहीं हो सकती। ओपनिंग के लिए तो बोला जा सकता है कि ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा, क्लोजिंग के लिए नहीं बोला जा सकता। तो वही लिखा हुआ है देयर वर नो ओपनिंग स्टॉक, सिर्फ ओपनिंग स्टॉक के लिए लिखा हुआ है क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो है। If these products sold at split off, the selling price of X and Y would be 8 and 4 respectively. अगर इनको split off पर बेचा जाता तो A की पर यूनिट 8 रुपए के हिसाब से बिकती और Y की पर यूनिट 4 रुपए के हिसाब से। सेम है, हाँ। तो Y स्प्लिट ऑफ पर भी 4 रुपए के हिसाब से बिक सकता था, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद भी 4 रुपए के हिसाब से। फर्क यह है स्प्लिट ऑफ पर बिकेगा तो 1,60,000 यूनिट्स, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बिकेगा तो 1,20,000 बनी है। ऑल्दो अभी बिकी 1,15,000 है, लेकिन बिकेंगी तो सारी 1,20,000, चाहे सेलिंग प्राइस पर यूनिट वही है। आगे बस ये डेटा है, आपसे मांगा है। पहला पार्ट, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट टू एक्स एंड वाई इन प्रोपोर्शन ऑफ सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। तो पहले तो आपको जेसी अपोर्शन करनी है सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ की रेशो में। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन समझ आ गया डेटा। आइए पहला पार्ट, स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट सेल्स वैल्यू मेथड में। दो प्रोडक्ट्स हैं एक्स वाई, तो पहले तो यहां पे लिख देंगे सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। एक्स की यूनिट्स अगर स्प्लिट ऑफ पर बिकती तो कितनी बिकती? 1,20,000। वाई की अगर स्प्लिट ऑफ पर बिकती तो कितनी बिकती? 60,000। ये कंफ्यूज मत हो जाना कि सर 1,20,000 से फर्दर प्रोसेस होके 1,00,000 बनी है, उसके बाद भी बिकी 90,000। हमें कोई मतलब नहीं है। पहली बात, जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करना है तो जॉइंट कॉस्ट टोटल उन यूनिट्स में अपोर्शन होगी जो स्प्लिट ऑफ पर बनी है, चाहे बिकी कितनी मर्जी हो। ठीक है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट एट स्प्लिट ऑफ, ये आपको दे रखी थी एक्स की 8 और वाई की 4। तो आपके पास सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ आ जाएगी। अच्छा, जो मैंने ये लिखा है सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, ये यूनिट्स हैं एट स्प्लिट ऑफ, सॉरी, यूनिट्स एट स्प्लिट ऑफ। ये आ जाएगी आपके पास 1,20,000 इंटू 8, 9,60,000, और ये आ जाएगी 60,000 इंटू 4, 2,40,000। बस इस रेशो में बांट देंगे। अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट 96:24। अच्छा, एक चीज और सुनिए, वैसे इस क्वेश्चन में वो पॉइंट है, आपको जॉइंट को देखिए 8,75,000, जबकि 20,000 यूनिट्स का यहां पर लॉस था। अगर मान लो यहां पर, ऑल्दो इस क्वेश्चन में है नहीं, मान लो यहां पर क्वेश्चन कह देता कि ये जो 20,000 यूनिट्स का लॉस है इसकी यहां पर स्क्रैप वैल्यू, मान लो क्वेश्चन कहता 4 रुपए या 2 रुपए पर यूनिट की इसकी स्क्रैप वैल्यू है, तो जेसी अपोर्शन कितनी करते? 8,75,000 की जेसी थी, माइनस करते इसमें से स्क्रैप वैल्यू 20,000 यूनिट्स इंटू 2 रुपए के हिसाब से, जो ये नेट बचता, इतनी जेसी आपको अपोर्शन करनी होती। ऑल्दो इस क्वेश्चन में ये कुछ दे नहीं रखा था, इसलिए मैं पूरी जेसी 8,75,000 अपोर्शन करूंगा। ध्यान रखिएगा इसको। ये आ जाएगा 7 लाख राउंड ऑफ करके, और बाकी 1,75,000 वाई में। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, आसान था बिल्कुल। सेकंड पार्ट, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द कॉस्ट पर केजी ऑफ ईच प्रोडक्ट इंडिकेटिंग जॉइंट कॉस्ट, प्रोसेसिंग कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट रिस्पेक्टिवली। आपको एक स्टेटमेंट बनानी है जिसमें दोनों प्रोडक्ट्स की, एक्स और वाई की, जॉइंट कॉस्ट पर केजी,
प्रोसेसिंग कॉस्ट पर केजी और टोटल कॉस्ट पर केजी सेपरेटली आपको दिखानी है। आइए सेकेंड पार्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट ही मांगी है क्योंकि एक्स वाई पर्टिकुलर्स। अच्छा, क्वेश्चन ने देखिए स्पेसिफिकली लिखा है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर केजी ऑफ ईच प्रोडक्ट इंडिकेटिंग जॉइंट कॉस्ट, प्रोसेसिंग कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट और प्रोसेसिंग कॉस्ट दोनों की बात हो रही है, मतलब क्वेश्चन आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके बारे में बात कर रहा है। दोबारा रिपीट करता हूं, क्वेश्चन ने जॉइंट कॉस्ट पर केजी और प्रोसेसिंग कॉस्ट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट पर केजी के हिसाब से टोटल कॉस्ट पर केजी पर आने को बोला है। मतलब क्वेश्चन जो आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग प्रोडक्ट बना है उसकी बात कर रहा है। मतलब हर कॉस्ट टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करनी है। नंबर ऑफ यूनिट्स कहां की करूं, स्प्लिट ऑफ की करूं या फर्दर प्रोसेसिंग के बाद वाली करूं? पहली बात फर्दर प्रोसेसिंग के बाद वाली, क्योंकि क्वेश्चन फाइनल प्रोडक्ट की बात कर रहा है। कैसे पता लगा फाइनल प्रोडक्ट? क्योंकि टोटल कॉस्ट में जॉइंट कॉस्ट और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दोनों को मिलाकर बात कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जो पर केजी कॉस्ट निकालनी है, सर ठीक है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, सॉरी फर्दर प्रोसेसिंग के बाद वाला आउटपुट तो कंसीडर कर लूंगा, लेकिन जो बना है वो कंसीडर करूं या जो बिका है वो कंसीडर? देखो, कॉस्ट पर यूनिट सबकी निकाली जाती है, जो बना है और जो बिका है, फॉर द सिंपल रीजन कॉस्ट तो सारी यूनिट्स की निकाली जाएगी, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो सारी यूनिट्स की निकालनी पड़ती है। उसमें से कुछ अभी बिक गया, कुछ बाद में भी तो बिकेगा, तो कॉस्ट तो सबकी चाहिए। तो कॉस्ट फर्दर प्रोसेसिंग के बाद वाले फाइनल आउटपुट की, और वो भी प्रोड्यूस्ड आउटपुट की, सोल्ड की नहीं। ऑब्वियसली प्रोड्यूस्ड की निकालोगे सोल्ड की तो आ ही जाएगी। तो पहले जॉइंट कॉस्ट पर केजी, एक्स की जॉइंट कॉस्ट हमने बांटी थी 7 लाख, डिवाइडेड बाय एक्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग बना कितना है, 1 लाख। तो इसकी जॉइंट कॉस्ट पर केजी 7 रुपए, 1 लाख ही बना था ना। हाँ, इसी तरीके से वाई के हिस्से में जॉइंट कॉस्ट आई थी 1,75,000, और ये फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बना कितना था, 1,20,000। तो इसकी जॉइंट कॉस्ट पर केजी आ जाएगी 1.46 कर देते राउंड ऑफ करके। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट पर केजी, एक्स को फर्दर प्रोसेस करने का टोटल खर्चा 1,80,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख यूनिट्स बनी, ये आ जाएगा 1.8। वाई को फर्दर प्रोसेस करने का टोटल खर्चा 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 1,20,000 यूनिट्स बनी, इसका पर केजी का फर्दर प्रोसेसिंग का खर्चा 1.25। ऐड करके आपके पास टोटल कॉस्ट पर केजी आ जाएगा। ये आ जाएगा 8.8 और ये आ जाएगा 1.46 प्लस 1.25 2.71। समझ आ गया आपको ये? चलिए, ये था इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट में आपसे मांगा है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट निकालना है। अच्छा, प्रॉफिटेबिलिटी सोल्ड यूनिट्स पे ही निकलती है। ध्यान रखिएगा, डिसीजन मेकिंग, जब भी आपको डिसीजन लेना है, डिसीजन प्रोडक्शन पर निकलता है, क्योंकि जो टोटल बना है उसके रिगार्डिंग डिसीजन लोगे, और प्रॉफिट तो बिका है तो प्रॉफिट निकालने के लिए सोल्ड यूनिट्स कंसीडर करी जाएंगी। तो हमें थर्ड पार्ट में तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाना है। बाकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बिल्कुल आसान सा बनेगा अब यहां पे, क्योंकि आप कॉस्ट पर यूनिट निकाल चुके हो, तो मेरे को पूरी डिटेल में कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है कि फाइनल सेल्स वैल्यू माइनस जॉइंट कॉस्ट माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। मैं ऑलरेडी टोटल कॉस्ट पर केजी, जिसमें जॉइंट कॉस्ट और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दोनों इंक्लूडेड हैं, मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं। तो एक काम करता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं फाइनल सेलिंग प्राइस पर यूनिट
तो फाइनल सेलिंग प्राइस पर यूनिट मतलब आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग दोनों प्रोडक्ट्स की फाइनल सेलिंग प्राइस एक्स की 10 और वाई की 4 आपको दे रखी है आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, माइनस टोटल कॉस्ट पर यूनिट। इस टोटल कॉस्ट पर यूनिट में जेसी भी है और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी है जो आपने सेकंड पार्ट में निकाली है। मैं लिख देता हूं फ्रॉम सेकंड, रेफरेंस भी हमने डाल दी कि सेकंड पार्ट से निकाली है 8.8 और y की आई थी 2.71। आपके पास प्रॉफिट पर यूनिट आ जाएगा x का 1.2 और y का 4 माइनस 2.71 1.29। सोल्ड यूनिट्स, प्रॉफिट हमेशा सोल्ड यूनिट्स पे। x की 90,000 यूनिट्स बिकी थी 1 लाख में से और y की 1,15,000 बिकी थी। बस मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, आपके पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगा दोनों प्रोडक्ट्स का 1,08,000 और y का 1,48,350। ठीक है जी, आसान था ये भी। ये था आपका इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। बस अब लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट्स बिफोर एंड आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ एक्स एंड वाई गिव योर कॉमेंट दैट प्रोडक्ट शुड बी फर्दर प्रोसेस्ड और नॉट। सो बेसिकली आपको डिसीजन लेना है। यहां पे क्या बनाना पड़ेगा? स्टेटमेंट ऑफ नेट बेनिफिट। अब यहां पर नेट बेनिफिट बनाते हुए सबसे बड़ी गलती, पहले तो एक्स वाई। अच्छा, इस क्वेश्चन में अब आपको कुछ भी बेस लेने के लिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में बोला था वैसा तो कुछ बोला नहीं है, तो हम हमेशा अगर कुछ नहीं बोलता क्वेश्चन तो हम बेस क्या लेते हैं कि भैया हम तो फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बेचेंगे। ये बेस बना लिया। अब स्टेटमेंट ऑफ नेट बेनिफिट बना के प्रॉफिट निकाल लेते हैं। नेट बेनिफिट क्या? दो ऑल्टरनेटिव्स के प्रॉफिट का डिफरेंस। तो हमने बेस बनाया कि भाई हम तो फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बेचेंगे। फाइनल सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। अब यहां पर एक गलती, जैसे मैं x के रेफरेंस में अगर बात करूं, x की फर्दर प्रोसेसिंग के बाद यूनिट्स बनी थी 1 लाख जबकि बिकी थी 90,000। अब फाइनल सेल्स वैल्यू 90,000 लिखूं या 1 लाख यूनिट्स के हिसाब से लिखूं, तो ध्यान रखिएगा, मैंने अभी आपको बताया डिसीजन मेकिंग के लिए प्रोडक्शन वाली यूनिट्स यूज करते हैं और प्रॉफिट निकालने के लिए सोल्ड यूनिट्स यूज करते हैं। क्यों? देखो, प्रॉफिट तो आया ही उन यूनिट्स पे होगा जो बिकी हैं, लेकिन जब आपको डिसीजन लेना है कि फर्दर प्रोसेस करूं या स्प्लिट ऑफ पर ही बेच दूं, डिसीजन तो सारी यूनिट्स के रिस्पेक्ट में लोगे ना। समझ आया? वो बात अलग है। अब आपकी फर्दर प्रोसेसिंग के बाद 1 लाख यूनिट्स बन गई जबकि बिकी 90,000 यूनिट्स। डिसीजन तो आपको पूरी 1 लाख यूनिट्स के लिए लेना पड़ेगा कि सारी की सारी यूनिट स्प्लिट ऑफ पर बना के बेच देता या फर्दर प्रोसेसिंग के बाद। समझ आया? सो बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ नेट बेनिफिट बनाने के लिए जो एक्चुअली में बिकी हैं वो नहीं, जो बिक सकती थी वो कंसीडर करेंगे, दैट इज प्रोड्यूस्ड यूनिट्स। तो एक्स की 1 लाख यूनिट्स बिक सकती थी, पर यूनिट की सेलिंग प्राइस 10 रुपए, ये आ जाएगा आपके पास 10 लाख। ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से वाई की 1,20,000 यूनिट्स बिक सकती थी, पर यूनिट 4 रुपए के हिसाब से ये आ जाएगा 4,80,000। तो यहां पे मेन गलती होती है, प्लीज ध्यान रखिएगा। मैं आपके रेफरेंस के लिए लिख भी देता हूं, प्रोडक्शन वाली यूनिट्स कंसिडर करनी है क्योंकि इसी के बेसिस पर डिसीजन लिया जाता है। ठीक है जी, मैं यहां पे और स्पेसिफाई भी कर देता हूं क्योंकि आपको डिसीजन लेना है। अच्छा, माइनस
इतना कमाने के लिए क्या खोना पड़ेगा? अगर स्प्लिट ऑफ पर बेचते तो जो कमा सकते थे वो अब खोना पड़ेगा फर्दर प्रोसेसिंग के बाद का कमाने के लिए, माइनस रेवेन्यू लॉस्ट, जो कि सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ है। सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, एक्स की यूनिट्स अगर स्प्लिट ऑफ पर बिकती तो कितनी बिकती? एक्स की यूनिट स्प्लिट ऑफ पर बनी ही कितनी थी? 1,20,000। ये आपने निकाल रखी है सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। एक्स की यूनिट स्प्लिट ऑफ पर बनी ही 1,20,000 थी, तो बिकती भी कितनी? 1,20,000। वाई की यूनिट्स बनी ही कितनी थी? 60,000 स्प्लिट ऑफ पर, तो बिकेंगी भी कितनी? 60,000। दूसरी गलती यहां पे होती है। क्या गलती? यहां पे हम कहते हैं कि फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, सॉरी फाइनल सेल्स वैल्यू, क्योंकि मैंने 1,00,000 यूनिट्स की लिखी है तो हम रेवेन्यू लॉस्ट भी 1,00,000 यूनिट्स के हिसाब से दिखा देते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बेचोगे तो 1,00,000 बिक सकती हैं। अगर आप इन यूनिट्स को फर्दर प्रोसेस ना करते, स्प्लिट ऑफ पे ही छोड़ देते, तो 1,20,000 बनी थी वो बिकती। तो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय इसकी पर यूनिट 8 रुपए के हिसाब से 9,60,000। ये वैसे आपने फर्स्ट पार्ट में निकाला हुआ था। इसी तरीके से वाई की स्प्लिट ऑफ पर 60,000 ही बनी थी और पर यूनिट 4 रुपए के हिसाब से 2,40,000। तो दूसरा गलती वाला पॉइंट ये है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, ये तो आपको इंकर करनी ही पड़ेगी अगर आपको फर्दर प्रोसेसिंग के बाद वाला रेवेन्यू कमाना है। एक्स को फर्दर प्रोसेस करने पे खर्चा 1,80,000 और वाई को फर्दर प्रोसेस करने पे खर्चा 1,50,000। बहुत बच्चे यहां पे पूरे क्वेश्चन में गलती क्या करते हैं? पहले स्टेप में फाइनल सेल्स वैल्यू 1,00,000 यूनिट्स की लिखने की बजाय यहां पर 90,000 यूनिट्स की लिख देते हैं। ऐसी वाई में 1,15,000 की। इसी हिसाब से जो ये सेल वैल्यू है, कुछ नालायक यहां पे सेल वैल्यू गलत लिख देते हैं और कुछ लोग फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 1,80,000 की इसको प्रोपोर्शनेट कर देते हैं। तो प्लीज ऐसा नहीं करना है। बस ये सब माइनस करके आपके पास नेट बेनिफिट आ जाएगा। अगर नेट बेनिफिट पॉजिटिव होगा तो फर्दर प्रोसेस करना चाहिए, अगर नेगेटिव होगा तो फर्दर प्रोसेस नहीं करना चाहिए। ठीक है। सो बेसिकली एक्स का नेट बेनिफिट नेगेटिव आ रहा है तो इसको स्प्लिट ऑफ पर ही बेचना चाहिए, और इसका नेट बेनिफिट पॉजिटिव आ रहा है तो इसको फर्दर प्रोसेसिंग के बाद। पी का क्वेश्चन है इसका, में 20 अटेम्प्ट की आरटीपी का पढ़ते हैं। थोड़ा सा इसमें भी ट्रिकी पॉइंट है कई जगहों पे जहां पे बच्चे गलतियां काफी ज्यादा कर सकते हैं। डिस्कस करते हैं एक बारी। एबीसी लिमिटेड हैड प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग एस्टिमेशन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। डेटा आपको दे रखा है, मटेरियल ए, मटेरियल बी, स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, कितनी क्वांटिटी, कितने घंटे लगने चाहिए। बजट का डेटा आपको दे रखा है, एस्टिमेटेड डेटा है, रेट और अमाउंट निकाल के दे रखा है। नॉर्मल लॉस वाज एक्सपेक्टेड टू बी 10% ऑफ टोटल इनपुट ऑफ मटेरियल। जितना इनपुट डालेंगे उसका 10% का नॉर्मल लॉस सोचा है, एस्टिमेटेड है, मतलब बजट के डेटा पे अप्लाई करेंगे, एक्चुअल पे नहीं, एस्टिमेटेड की बात हो रही है। एंड एन आइडल लेबर टाइम of 5% of expected labor hours was also estimated। मतलब जो मैंने ये बजट बनाया होगा, जब मैंने ये बजट बनाया होगा और उस बजट में सोचा होगा कि स्किल्ड लेबर के 1000 घंटे लगेंगे इस 1000 घंटे में, और जब मैंने बजट बनाते हुए सोचा होगा कि अनस्किल्ड के 800 घंटे लगे होंगे, तो सर इस बजट में मैंने 5% का ये लेबर आइडल टाइम ऑलरेडी एडजस्ट करा होगा। मतलब इफेक्टिवली अगर कोई काम करूं, मान लो उसमें 100 घंटे लगेंगे और मेरे को लगता है यार 5% का आइडल का प्रोविजन बना के चलना है, तो इसका 5% का आइडल प्रोविजन बना के, मतलब 100 घंटे वैसे प्लस 5, 105 घंटे इंक्लूडिंग आइडल टाइम। जो ये 105 घंटे आया ये मैंने फिर अपना एस्टिमेट बना के चला है। मतलब ये जो 1000 और 800 घंटे दे रखे हैं इसमें ऑलरेडी लेबर आइडल टाइम इंक्लूडेड है। ध्यान रखिएगा, लेबर आइडल टाइम की परसेंटेज अक्सर जो हमारे बुक के क्वेश्चंस होते हैं वहां पे एक्चुअल पे लगती है। जो आपके एक्चुअल आवर्स दे रखे होते हैं वहां से आप आइडल टाइम माइनस करके एक्चुअल वर्किंग आवर्स निकालते हो। ऐसी करते हो, जो क्वेश्चन में एक्चुअल आवर्स दे रखे होते हैं उसको एक्चुअल पेबल आवर्स मान लेते हो, उसमें से आइडल टाइम माइनस करके एक्चुअल वर्किंग आवर्स निकालते हो। इस क्वेश्चन में वैसा मत कर देना।
आपको एक्सपेक्टेड लेबर आवर्स पे आइडल टाइम की परसेंटेज दे रखी है, एक्चुअल पे नहीं लगेगा ये डेटा। आगे, एट द एंड ऑफ द मंथ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन कलेक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। द कंपनी हैज प्रोड्यूस्ड, एक्चुअली में 1480 यूनिट्स एक्चुअली में बनी है, जिसका ये डेटा आपको दे रखा है, और आपसे वही सारे वेरिएंसेस मांगे हैं मटेरियल और लेबर के। आइए डेटा बनाते हैं, पहले डेटा बन गया, आंसर, फिर तो क्वेश्चन में कुछ बचेगा ही नहीं। तो सॉल्यूशन 4, डेटा फॉर वेरिएंसेस। तो यहां पे मैं 3 बना रहा हूं क्योंकि यहां पे बजट स्टैंडर्ड भी बनेगा, बजट भी बनेगा, मतलब आपकी रेफरेंस के लिए बना रहा हूं, वैसे आप डायरेक्टली स्टैंडर्ड से कर सकते हैं। बजट स्टैंडर्ड और एक्चुअल, फिर यहां पे क्वांटिटी, आवर्स, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, आवर्स, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, आवर्स, रेट, अमाउंट, ये हो जाएगा हमारा इसका फॉर्मेट। अब सबसे पहले एक्चुअल का डेटा कितनी यूनिट्स का बनेगा? 1480। अच्छा, एक्चुअल का डेटा अगर 1480 का बनेगा तो सर स्टैंडर्ड का भी कितने यूनिट्स का? 1480। बजट कितनी यूनिट्स का दे रखा है, आइए देखते हैं। बजट में लिख रखा है मटेरियल ए और मटेरियल बी मिलाकर 800 और 600 यूनिट्स के लगेंगे, ऐसा हमने सोचा, और इनपुट का 10% हमने लॉस सोचा है। मतलब सर मैं नीचे वर्किंग नोट में बना रहा हूं, वर्किंग नोट, बजट की बात कर रहा हूं, मतलब बजट में ए प्लस बी, दोनों मटेरियल, ए और बी नाम है ना, दोनों मटेरियल 800 प्लस 600, टोटल इनपुट 1400 यूनिट्स का है। और इस 1400 यूनिट्स के इनपुट में सोचा रास्ते में एस्टिमेटेड, अब स्टैंडर्ड वेरा नहीं है ये एस्टिमेटेड लॉस है, कितना? 10% का। एस्टिमेटेड लॉस 10% का हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग सर फिर आउटपुट कितना आएगा? 1400 का 90%, 1260 का फिर आउटपुट आएगा। मतलब जब मैंने बजट बनाया कि मैं टोटल 1400 यूनिट्स का इनपुट डालूंगा, जिसमें 800 ए होगा, 600 बी होगा, तो मैंने क्या सोच के यह बजट बनाया कि 1260 का आउटपुट आएगा, क्योंकि मैंने सोचा, पूरी इसकी हायरार्की क्या बनी, मैंने सोचा 1400 यूनिट्स का इनपुट डालूंगा, जिसमें 800 ए होगा, 600 बी होगा, और जब इस इनपुट को प्रोसेस करूंगा तो मुझे मालूम है 10% का लॉस होगा, उसके अकॉर्डिंग मैंने बजट बनाया होगा कि 1260 यूनिट्स बन जाएंगी। तो सर जो आपका बजट बना हुआ है ना, वो 1260 यूनिट्स का बना हुआ है। समझ आया आपको ये? चलिए अब इसमें ए और बी मटेरियल, पहले मटेरियल का फिर लेबर का कर लेंगे। तो पहले तो मटेरियल ए 800 यूनिट्स बजट की, रेट है 90, अमाउंट में देख लेंगे क्योंकि बजट का अमाउंट ऐसा चाहिए नहीं होता है। इसी तरीके से मटेरियल बी 600 यूनिट्स, रेट है 60। इसके अकॉर्डिंग क्या स्टैंडर्ड बन सकता है मटेरियल का? सर बिल्कुल बन सकता है। मैं मटेरियल ए के रेफरेंस में बात कर लेता हूं स्टैंडर्ड की, बाकी बी में भी वैसे ही हो जाएगा। तो सर बजट था 800 किलो का रॉ मटेरियल ए लगेगा, अगर 1260 यूनिट्स बनानी है, 1480 यूनिट्स बनाने का अगर बजट बनाया होता तो कितने केजीज का? 800 डिवाइडेड बाय 1260 इंटू 1480, ये आ जाएगा 940, राउंड ऑफ करके 939.68 आ रहा है, तो राउंड ऑफ करके 940 केजी निकाल लिया। इसी तरीके से मटेरियल बी का स्टैंडर्ड बजट था 600 यूनिट्स लगेंगी 1260 बनाने के लिए, तो 1480 का अगर बजट बनाया होता तो कितने केजी के रॉ मटेरियल का बजट? 600 डिवाइडेड बाय 1260 इंटू 1480, या
मल्टीप्लाई बाय 1480, ये आ जाएगा 705 राउंड ऑफ करके। समझ आया? तो इसको लिख देते हैं 940 और 705। ये हमने अपने वर्किंग नोट से निकाल लिया। रेट सर वही रहेंगे 90 और 60, मल्टीप्लाई करके आपके पास अमाउंट आ जाएगा 940 इंटू 90 84,600 और 705 इंटू 60 42,300। मटीरियल ए और बी का एक्चुअल डेटा तो एज इट इज आ जाएगा 900 और 650 kg। इसका मेरे ख्याल से यील्ड वेरिएंस मेरा भी निकालना है ना, ठीक है, वो रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी भी निकालनी पड़ेगी, वो भी देख लेंगे। 86 और 65 आपके पास रेट है, तो अमाउंट आ जाएगा 900 इंटू 86 77,400 और इसी तरीके से 650 इंटू 65 42,250। ठीक है ना। अब लेबर का काम कर लेते हैं। लेबर में भी एक स्किल्ड है और एक अनस्किल्ड है। मैं इस वर्किंग नोट का नाम 1 दे रहा हूं और यहां पे रेफर भी कर देते हैं, ये डेटा आपने वर्किंग नोट 1 से निकाला है। ठीक है ना। अच्छा, अब स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर बजट पे आ जाते हैं। सर ये जो आपने बजट बनाया 1000 घंटे लगेंगे स्किल्ड के, क्वेश्चन की इस लाइन के अकॉर्डिंग एन आइडल लेबर टाइम ऑफ 5% ऑफ एक्सपेक्टेड लेबर वाज आल्सो एस्टिमेटेड। यहां पे सबसे बड़ी गलती क्या होती है, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, जब एक्चुअल आवर्स लिख रहे होते हैं, मैं पहले गलत लिख रहा हूं, एक्चुअल आवर्स में यहां पे 1200 घंटे लिख देंगे, जैसे यहां पे ये 1200 घंटे लिखे हुए हैं, और फिर यहां पे एक्चुअल वर्किंग आवर्स अलग से निकालेंगे और एक्चुअल वर्किंग आवर्स निकालते हुए 1200 का 95% करेंगे, मतलब एक्चुअल में से 5% का लेबर आइडल टाइम हटाएंगे। सर गलत हो जाएगा, क्वेश्चन ने स्पेसिफाई किया है लेबर आइडल टाइम ऑफ एक्सपेक्टेड लेबर आवर्स वाज आल्सो एस्टिमेटेड। बजट पे लगाना है, ये एक्चुअल पे नहीं लगाना है। समझ आया ना। तो मैं इसको हटा देता हूं। तो ये प्लीज ध्यान रखिएगा, यहां पे सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है, चांसेस है मिस्टेक होने के। तो आइए वर्किंग नोट में आ जाइए, वर्किंग नोट 2। तो एक तरह से अगर मैं स्किल्ड लेबर की बात करूं और बजट की बात करूं, तो स्किल्ड लेबर का सर बजट था 1000 घंटों का, ये बजटेड पेबल आवर्स हैं। इसमें से अगर मैं आइडल टाइम हटा दूं माइनस आइडल टाइम, जो कि क्वेश्चन ने एक्सपेक्टेड आवर्स पे लगाने को बोला है 5%, तो मेरे पास बजटेड वर्किंग आवर्स आ जाएंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिक किया हुआ है ये, अक्सर हमारा ये एक्चुअल पे लगता है, लेकिन इस क्वेश्चन के डेटा के अकॉर्डिंग बजट पे लगाना पड़ेगा। तो सर ये 1000 घंटे 5% के लेबर आइडल टाइम ऐड करने के बाद आए होंगे, अब मैं हटा दूंगा तो ये आ जाएंगे 950 आवर्स। समझ आया। इसी तरीके से मैं यहीं पे लिख देता हूं अनस्किल्ड के लिए। अनस्किल्ड के बजटेड आपको दे रखे हैं क्वेश्चन में 800 घंटे। तो अनस्किल्ड के जो ये बजटेड 800 घंटे आपको दे रखे हैं, ये इसके भी बजटेड पेबल आवर्स हैं। सेम वही चीज जो एक्चुअल में लगाते हो वो मैं बजटेड में लगा रहा हूं, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है, वो भी क्वेश्चन की वर्डिंग्स की वजह से। यहां से सर जब इसके भी आइडल टाइम माइनस होंगे 5%, तो आपके पास बजटेड वर्किंग आवर्स आ जाएंगे। बजटेड वर्किंग आवर्स क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि एक्चुअल आवर्स एक ही दे रखे हैं और वो फिर एक्चुअल पेबल एक्चुअल वर्किंग एक ही होंगे, तो मेरे को एक्चुअल वर्किंग को बजटेड वर्किंग से ही तो कंपेयर करना होगा। तो सर ये आ जाएंगे 800 का 95% 760 आवर्स। और मैं सही बताऊं, मेरे को उम्मीद है, मेरे को ऐसा लगता है कि मोस्टली बच्चों ने ये गलत किया होगा।
प्लीज इसको फोकस करिएगा, ध्यान से करिएगा। तो ये 950 और 760 आ गया, और आपके पास ये दे रखा है इसका रेट, ये बजटेड है ना, हाँ, 75 और 44। इसका अमाउंट तो चाहिए नहीं होता, अब स्टैंडर्ड निकाल लेते हैं। 950 डिवाइडेड बाय 1260 इंटू 1480, 1116 राउंड ऑफ करके, ठीक है जी। इसी तरीके से अनस्किल्ड के 760 डिवाइडेड बाय 1260 इंटू 1480, ये आ जाएगा 893 राउंड ऑफ करके। रेट वही 75 और 44, ये आ जाएगा 39292, और यहां पे 1116 मल्टीप्लाई बाय 75, ये आ जाएगा 83,700। एक्चुअल का डेटा आपको एज इट इज दिया हुआ है 1200 और 860 घंटे। यहां से एडजस्ट मत कर देना आइडल टाइम, क्योंकि एक्सपेक्टेड पे बोल रखा है, बार बार बोल रहा हूं। 71 और 46 आपके पास रेट है। अमाउंट आ जाएगा 1200 इंटू 71, 85,200, 860 इंटू 46, 39,560। अब आपसे क्वेश्चन में मांगा क्या है, मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल प्राइस आ जाएगा, मटेरियल मिक्स और मटेरियल यील्ड के लिए रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। ऐसे ही लेबर में भी आप अगर देखेंगे, लेबर एफिशिएंसी, लेबर रेट, अच्छा ठीक है, यहां पे तो सारा नॉर्मल है, तो मटेरियल यील्ड और मटेरियल मिक्स के लिए मटेरियल की रिवाइज्ड क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी, रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी। रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी फॉर मटेरियल, तो मैं यहां पे अलग से पहले इसका टोटल लिख देता हूं। एक्चुअल मटेरियल क्वांटिटी का टोटल कितना आया, 900 प्लस 650, 1550। तो यहां पर भी इसका टोटल तो यही रहेगा 1550। बस इसको कौन सी रेशो में बांट देंगे, बजट की रेशो। आपके पास ये बजट की रेशो ये दे रखी है 800 और 600, ठीक है ना, तो 8:6 में बांट देंगे। मैं यहां पे लिख देता हूं, इन बजटेड या स्टैंडर्ड रेशो 8:6, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 1550 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 14, 886, और बाकी 1550 राउंड ऑफ करके 886 आता है, माइनस 886, ये आ जाएगा 664। तो आपके पास अब ये सारा डेटा प्रिपेयर हो चुका है, बस अब आपको वेरिएंसेस निकालने हैं। अब तो कुछ बचा ही नहीं है इस क्वेश्चन में। आइए, स्टेटमेंट ऑफ वेरिएंसेस। एक बारी डेटा बन गया फिर तो क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं है इसके। पर्टिकुलर्स, कंप्यूटेशन, वेरिएंस। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन में मांगा है मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस तो निकाल लोगे, मटेरियल प्राइस वेरिएंस से शुरू कर लेते हैं, ठीक है ना। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आप खुद से निकाल सकते हो ना, उसमें तो कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। मटेरियल प्राइस वेरिएंस फॉर्मूला, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, सर परचेज मैनेजर। परचेज मैनेजर को कहा स्टैंडर्ड रेट में लाना था मटेरियल, तुम एक्चुअल रेट में ले आए नालायक, इनटू सभी क्वांटिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। मटेरियल ए है, मटेरियल बी है, तो मटेरियल ए का स्टैंडर्ड रेट, टेबल से सारा डेटा, मटेरियल ए का स्टैंडर्ड रेट 90 माइनस 86, और एक्चुअल क्वांटिटी है मटेरियल ए की 900। इसी तरीके से मटेरियल बी स्टैंडर्ड रेट है 60 माइनस 65 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी है मटेरियल बी की 650। बस आ जाएगा आपके पास यहां से मटेरियल प्राइस वेरिएंस।
90 minus 86 multiply by 900, 3600 favorable. 60 minus 65 multiply by 650, 3250 एडवर्स. ये नेट आ जाएगा 350 फेवरेबल. ठीक है ना. अच्छा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस के बाद आपसे मांगा है, ये हो गया कॉस्ट आप कर लोगे. मटेरियल मिक्स वेरिएंस. अच्छा, मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला बजट स्टैंडर्ड और रिवाइज्ड एक्चुअल में किस बात का डिफरेंस है? क्वांटिटी का डिफरेंस है, मतलब यील्ड का. रिवाइज्ड एक्चुअल और एक्चुअल में कौन सा डिफरेंस है? रेशो का. तो फॉर्मूला बना रिवाइज्ड एक्चुअल माइनस एक्चुअल, क्योंकि इन दोनों की क्वांटिटी तो सेम ही रखी हुई है हमने, इनटू रेट स्टैंडर्ड ही रहेगा. मटेरियल ए और मटेरियल बी. पहले मटेरियल ए के लिए, मटेरियल ए की रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी 886 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 900. तो 886 माइनस 900, स्टैंडर्ड रेट 90 है. इसी तरीके से मटेरियल बी की रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी 664 माइनस 650, स्टैंडर्ड रेट 60. अकॉर्डिंगली आपके पास ये वेरिएंस भी आ जाएगा. 886 माइनस 900 मल्टीप्लाई बाय 90, ये आ जाएगा 1260 एडवर्स. इसी तरीके से 664 माइनस 650 मल्टीप्लाई बाय 60, ये आ जाएगा 840 फेवरेबल. तो ये नेट आ जाएगा आपके पास 420 एडवर्स. इसके बाद आपसे मांगा है मटेरियल यील्ड वेरिएंस. स्टैंडर्ड क्वांटिटी और रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी में किस बात का डिफरेंस है? रेशो तो दोनों की सेम है, तो जो डिफरेंस है स्टैंडर्ड और रिवाइज्ड एक्चुअल में वो फिर यील्ड का डिफरेंस है. तो फॉर्मूला बना यहां पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी, रेट वही स्टैंडर्ड रेट ए और बी. तो रिवाइज्ड एक्चुअल तो इनकी पता है, ए की रिवाइज्ड एक्चुअल 886 यहां से उठा रहा हूं, और बी की रिवाइज्ड एक्चुअल 664. ठीक है ना. रेट वही स्टैंडर्ड आना है 90 और 60. स्टैंडर्ड क्वांटिटी देख लेते हैं. स्टैंडर्ड क्वांटिटी है आपके पास ए और बी की टेबल में 940 और 705. ठीक है ना. आई होप समझ आ गया आपको, ये मुश्किल तो नहीं लग रहा है. 940 माइनस 886 मल्टीप्लाई बाय 90, ये आ जाएगा 4860 फेवरेबल. और इसी तरीके से 705 माइनस 664 मल्टीप्लाई बाय 60, ये आ जाएगा 2460 फेवरेबल. और ये टोटल आ जाएगा आपके पास उसके बाद इसका, अरे नालायक, 4860 7320 फेवरेबल. मटेरियल के सारे वेरिएंसेस हो गए. फिर आपसे क्वेश्चन ने मांगा है लेबर कॉस्ट वेरिएंस. लेबर का भी कॉस्ट वेरिएंस तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है. कॉस्ट एज इट इज, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट. फिर आपसे मांगा है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस. एफिशिएंसी वेरिएंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? अगेन प्रोडक्शन मैनेजर. प्रोडक्शन को मैनेजर को कह रहे हैं तुमको स्टैंडर्ड आवर्स में काम करवाना था, तुमने एक्चुअल आवर्स में काम करवाया. ये दोनों वर्किंग है. एक्चुअल वैसे ही वर्किंग था, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रखा था. स्टैंडर्ड हमने वर्किंग के हिसाब से निकाला है. तुमको स्टैंडर्ड आवर्स में काम करवाना चाहिए था, तुमने एक्चुअल आवर्स में काम करवाया. रेट के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, स्टैंडर्ड रेट. तो एक स्किल्ड है और एक अनस्किल्ड है. तो स्टैंडर्ड आवर्स आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं, जो हमने टेबल बनाया वहीं से पिक कर रहा हूं. 1116 माइनस 1200.
इंटू स्टैंडर्ड रेट है इसका स्किल्ड का 75। इसी तरीके से अनस्किल्ड का स्टैंडर्ड आवर्स हैं इसके 893 माइनस 860, इंटू स्टैंडर्ड रेट है इसका 44। तो आपके पास ये वेरिएंस भी आ जाएगा 1116 माइनस 1200 मल्टीप्लाई बाय 75, ये आपके पास एडवर्स आ जाएगा 6300। उसके बाद 893 माइनस 860 मल्टीप्लाई बाय 44, ये आपके पास फेवरेबल आ जाएगा 1452। नेट 6300 माइनस करके 4848 एडवर्स। ठीक है जी, लास्ट आपके पास है, ये हो गया, ये कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, बस मैंने कॉस्ट वेरिएंस आपको खुद से करने को बोला है, वो तो आप कर ही लोगे। लेबर रेट वेरिएंस, अच्छा लेबर रेट वेरिएंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? पर्सोनल मैनेजर। पर्सोनल मैनेजर को कहा भैया तुमको स्टैंडर्ड रेट में पेमेंट करनी थी, तुमने एक्चुअल रेट के हिसाब से पेमेंट कर दी, और सभी आवर्स जिस पे एक्चुअली में पेमेंट करी है सबके लिए रिस्पॉन्सिबल हो एक्चुअल आवर्स के लिए। स्किल्ड हैं, अनस्किल्ड हैं। अच्छा, स्किल्ड का स्टैंडर्ड रेट 75 माइनस 71, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स कितने हैं? यहां पे हमने लिखे 1200, यहीं से पिक कर लेते हैं। ऐसे अनस्किल्ड का स्टैंडर्ड रेट 44 माइनस 46, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स है 860, ये भी हो जाएगा। ये आ जाएगा 4800 फेवरेबल, और लास्ट 44 माइनस 46 इंटू 860, ये आ जाएगा 1720 एडवर्स। तो ये नेट आपके पास बचेगा 3080 फेवरेबल। आई होप आपको ये समझ आ गया। सो दिस इज इट, ये था आपका ये पूरा टेस्ट। आई होप आपको सारा ये क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर